द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक में जो अक्सर डेवलपर्स को थोड़ा डराता है। गो प्रोग्रामिंग भाषा में डिज़ाइन पैटर्न्स। हाँ, पैटर्न्स शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि कोई बहुत भारी भरकम थ्योरी आने वाली है। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो किताब का चैप्टर है वो इसे काफ़ी प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझाता है। तो आज हमारा मिशन है इन क्लासिक गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स के रहस्य को खोलना। और इसे दिलचस्प बनाने के लिए चलिए कल्पना करते हैं कि हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। देखेंगे कि ये पैटर्न्स हमारी असल समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद करते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ अकादमिक सिद्धांत नहीं है। ये उन समस्याओं के स्मार्ट, समय की कसौटी पर खरे उतरे समाधान है जिनसे हर डेवलपर कभी न कभी टकराता है। तो इन्हें नियमों की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें एक अनुभवी प्रोग्रामर के टूल बॉक्स की तरह सोचना चाहिए। ठीक है, तो टूल बॉक्स खोलते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिएशनल पैटर्न्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये चीजें या कहूं कि ऑब्जेक्ट्स बनाने से जुड़े हैं। सही। हमारी ई-कॉमर्स साइट पर हमें प्रोडक्ट्स, शिपिंग के तरीके, यूजर्स, बहुत कुछ बनाना होगा। सही। और ये पैटर्न्स इस सवाल का जवाब देते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएं ताकि हमारा सिस्टम लचीला बना रहे और भविष्य में बदलाव करना आसान हो। तो हमारी साइट पर एक समस्या है। हमें ग्राहकों को अलग अलग शिपिंग ऑप्शंस देने हैं। मान लीजिए फेडेक्स और DHL। दोनों की अपनी अलग प्रक्रियाएं और नियम हैं। अभी के लिए मैं शायद कोड में कुछ ऐसा लिखूंगा, इफ शिपिंग चॉइस इक्वल टू फेडेक्स देन क्रिएट फेडेक्स ऑब्जेक्ट। इसमें क्या बुराई है? देखिए, ये शुरुआत में तो काम करेगा, लेकिन सोचिए कल को हमें एक तीसरा शिपिंग पार्टनर, मान लीजिए ब्लू डार्ट, जोड़ना पड़ा तो मुझे हर जगह कोड बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको हर उस जगह कोड बदलना पड़ेगा जहां ये इफ एल्स लिखा है। ये मेंटेनेंस के लिए एक बुरा सपना है। अच्छा, और यहीं पर हमारा पहला टूल फैक्ट्री मेथड पैटर्न काम आता है। अच्छा, तो ये कैसे मदद करेगा? फैक्ट्री मेथड कहता है ऑब्जेक्ट बनाने का काम सीधे मत करो, एक फैक्ट्री को ये जिम्मेदारी दे दो। मतलब? आप बस अपनी फैक्ट्री को कहेंगे मुझे फेडेक्स के लिए एक शिपिंग ऑब्जेक्ट दो, और फैक्ट्री आपको सही ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगी। अगर कल को ब्लू डार्ट को जोड़ना है तो आपको सिर्फ फैक्ट्री के अंदर एक नया केस जोड़ना होगा। और बाकी का कोड वैसा ही रहेगा? आपका बाकी का कोड वैसा का वैसा ही रहेगा। ये आपके कोड को नए बदलावों के लिए खुला रखता है, लेकिन मौजूदा कोड में बदलाव के लिए बंद रखता है। इसे ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल कहते हैं। समझ गया। तो मतलब एक ही जगह पर बदलाव करना है, 100 जगहों पर नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन अब एक और मुश्किल है। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं और सैमसंग के भी। ठीक है। जब कोई ग्राहक एप्पल की इकोसिस्टम बंडल खरीदता है तो हमें ये पक्का करना होता है कि उसे एप्पल का ही फोन, एप्पल की ही वॉच और एप्पल के ही ईयरबड्स मिले। ऐसा ना हो कि फोन एप्पल का हो और वॉच सैमसंग की। ये एक बेहतरीन समस्या है, और ये हमें एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न की ओर ले जाती है। यहाँ हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि संबंधित ऑब्जेक्ट्स के पूरे परिवार की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये फैक्ट्री मेथड जैसा नहीं लग रहा। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे सोचिए, फैक्ट्री मेथड एक स्पेसिफिक टूल बनाने जैसा है। आप कहते हैं मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और फैक्ट्री तय करती है कि आपको फ्लैट हेड मिलेगा या फिलिप्स हेड। ओके। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री एक पूरी कार कंपनी की तरह है। मान लीजिए फोर्ड। जब आप फोर्ड फैक्ट्री से कुछ मांगते हैं तो आपको एक पूरी कार मिलती है जिसके सभी पार्ट्स, इंजन, टायर, सीट एक दूसरे के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा। तो आप एक एप्पल फैक्ट्री बनाएंगे जो सिर्फ आईफोन, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स बनाती है, और एक सैमसंग फैक्ट्री जो सिर्फ गैलेक्सी फोन, गैलेक्सी वॉच और गैलेक्सी बड्स बनाती है। ताकि कंपैटिबिलिटी की गारंटी रहे? बिल्कुल, ये गारंटी देता है कि आपको हमेशा कंपैटिबल प्रोडक्ट्स का एक सेट मिलेगा। अरे वाह, ये एनालॉजी कमाल की है। एक सिंगल टूल बनाम पूरी टूल किट। अब ये बिल्कुल साफ है। चलिए अब एक और चीज पर आते हैं जो हमारी ई-कॉमर्स साइट पर मुझे परेशान कर रही है। हमें एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन इसके बहुत सारे हिस्से हैं। नाम, कीमत, विवरण, वजन, रंग, मटेरियल, स्टॉक। और इसमें से कई ऑप्शनल भी होंगे। हाँ, और अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं तो उसमें 20 पैरामीटर होंगे। ये बहुत गंदा लगेगा। और आप बिल्कुल सही हैं। ये क्लासिक समस्या है जिसे बिल्डर पैटर्न हल करता है। बिल्डर कहता है एक जटिल ऑब्जेक्ट को एक ही बार में बनाने की कोशिश मत करो। तो फिर उसे स्टेप बाय स्टेप बनाओ।
इसका असली फायदा तब दिखता है जब आपके ऑब्जेक्ट के कई ऑप्शनल हिस्से हों। सोचिए एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ठीक है। बेस तो चाहिए, पर टॉपिंग्स, चीज का प्रकार, सॉस, ये सब ऑप्शनल है ना? हाँ। बिल्डर पैटर्न आपको pizza.with cheese.with mushrooms.build जैसा साफ और पढ़ने लायक कोड लिखने की सुविधा देता है, बजाय एक ऐसे कंस्ट्रक्टर के जिसमें 10 पैरामीटर हों जिनमें से ज्यादातर नल हों। तो हमारी साइट के लिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। productbuilder.new.withname go t-shirt.withcolor blue.build। बिल्कुल, कितना साफ और लचीला है। ये तो बहुत ही शानदार है। कोड खुद ही बता रहा है कि वो क्या कर रहा है। सही। अच्छा, अब एक परफॉर्मेंस की समस्या है। हमारी साइट पर एक डील ऑफ द डे पेज है जहां एक ही प्रोडक्ट को बार बार दिखाया जाता है। उस प्रोडक्ट की जानकारी डेटाबेस से आती है और ये कॉल थोड़ी धीमी है। तो हर बार पेज लोड होने पर डेटाबेस से वही जानकारी लाना संसाधनों की बर्बादी है। बिल्कुल। हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाना महंगा पड़ सकता है, तो क्यों ना हम एक बने बनाए ऑब्जेक्ट की कॉपी बना लें? यहीं पर प्रोटोटाइप पैटर्न आता है। क्लोनिंग। हाँ, आइडिया बहुत सरल है। एक ऑब्जेक्ट को शुरू से बनाने के बजाय आप एक मौजूदा प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को क्लोन कर लेते हैं। तो हम प्रोडक्ट को एक बार डेटाबेस से लोड करेंगे, उसे मेमोरी में रखेंगे और फिर जब भी उसकी जरूरत होगी हम उसकी एक कॉपी बना लेंगे। ठीक समझे। ये क्लोनिंग डेटाबेस कॉल करने की तुलना में बहुत तेज होती है। किताब में हवाई जहाज के ऑब्जेक्ट्स को क्लोन करने का उदाहरण दिया गया है, जो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। और अब क्रिएशनल पैटर्न्स का आखिरी वाला, जो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है, सिंगलटन। सिंगलटन। हमारी पूरी एप्लीकेशन को डेटाबेस से बात करने के लिए एक ही कनेक्शन की जरूरत है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि गलती से भी कोई दूसरा कनेक्शन ना बन जाए? सिंगलटन पैटर्न इसी के लिए बनाया गया है। ये गारंटी देता है कि किसी क्लास का केवल एक ही इंस्टेंस बनेगा और उसे पूरी एप्लीकेशन में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए ना? हाँ, यहाँ एक चेतावनी है। सिंगलटन का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट बनाता है जो टेस्टिंग और मेंटेनेंस को मुश्किल कर सकता है। किताब के कोड में sync.mutex का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक ही समय में कई रिक्वेस्ट आने पर भी एक ही इंस्टेंस बने। हाँ, और ये गो के संदर्भ में एक बहुत जरूरी बात है। sync.mutex का इस्तेमाल करना एक तरीका है, लेकिन गो में इससे भी बेहतर और मुहावरेदार तरीका है, sync.once। sync.once ये सुनिश्चित करता है कि कोई फंक्शन, जैसे हमारा इंस्टेंस बनाने वाला फंक्शन, पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार ही चले, चाहे उसे कितनी भी गो रूटीन्स एक साथ कॉल करें। अच्छा, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। ये ज्यादा साफ है और अक्सर बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें बार बार लॉक करने का ओवरहेड नहीं होता। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे गो की अपनी विशेषताएं कभी-कभी क्लासिक पैटर्न्स का एक ज्यादा सुरुचिपूर्ण विकल्प प्रदान करती हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थे क्रिएशनल पैटर्न्स, यानी ऑब्जेक्ट बनाने के स्मार्ट तरीके। अब जब हमने अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं तो हमें उन्हें व्यवस्थित करना होगा, और यहाँ आते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स। सही कहा। ये पैटर्न्स इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अलग-अलग हिस्सों को एक बड़ी उपयोगी संरचना बनाने के लिए कैसे जोड़ा जाए। चलिए एक और असल समस्या से शुरू करते हैं। हमारी ई-कॉमर्स साइट अभी पेपाल के जरिए पेमेंट लेती है। अब हम एक नया पेमेंट गेटवे, मान लीजिए स्ट्राइप, जोड़ना चाहते हैं। ओके। दिक्कत यह है कि हमारे सिस्टम का कोड पेपाल की एपीआई के हिसाब से लिखा गया है और स्ट्राइप की एपीआई बिल्कुल अलग है। हमें पूरा पेमेंट सिस्टम फिर से लिखना होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आदर्श स्थिति है अडेप्टर पैटर्न के लिए। अडेप्टर? हाँ, इसे एक यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर की तरह सोचिए। आपका लैपटॉप एक तरह का प्लग इस्तेमाल करता है, लेकिन दीवार का सॉकेट अलग है। अडेप्टर बीच में आता है और दोनों को जोड़ता है। अच्छा। यहाँ भी आप एक स्ट्राइप अडेप्टर लिखेंगे जो स्ट्राइप की अलग एपीआई को अडेप्ट करके वैसा बना देगा जैसा आपका सिस्टम उम्मीद कर रहा है। इस तरह आपका मौजूदा कोड बिना किसी बदलाव के स्ट्राइप के साथ भी काम करने लगेगा। ये तो जिंदगी बचाने वाला पैटर्न है। मतलब हम किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस को अपने सिस्टम में फिट कर सकते हैं। हाँ। कमाल है। अच्छा, अब अगला है डेकोरेटर पैटर्न। किताब में मोनालिसा पेंटिंग में फ्रेम जोड़ने का उदाहरण है। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। हमारी साइट के संदर्भ में मान लीजिए हम ग्राहकों को गिफ्ट रैपिंग का ऑप्शन देना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन ये हर प्रोडक्ट पर लागू नहीं होता, और तभी लागू होता है जब ग्राहक इसे चुने। मैं प्रोडक्ट क्लास को तो नहीं बदल सकता। ये एक बेहतरीन सवाल है। आप प्रोडक्ट क्लास में एक इस गिफ्ट रैप्ड फील्ड जोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा डिजाइन नहीं है।
क्या होगा अगर कल को आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी जोड़नी पड़े? क्लास में फील्ड्स बढ़ते जाएंगे। सही बात है। डेकोरेटर पैटर्न इसका एक बहुत ही एलिगेंट समाधान है। आप अपने प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे एक गिफ्ट रैप डेकोरेटर में लपेट देते हैं। लपेट देते हैं? हाँ, ये डेकोरेटर मूल प्रोडक्ट की सारी फंक्शनैलिटी तो रखता ही है, साथ में गिफ्ट रैपिंग से जुड़ी नई फंक्शनैलिटी जैसे कीमत में 50 रुपए जोड़ना भी जोड़ देता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी तोहफे पर एक के बाद एक रैपिंग पेपर की परतें चढ़ा रहे हों। अरे वाह! हर परत कुछ नया जोड़ती है, बिना मूल तोहफे को बदले। तो मैं अपने ऑब्जेक्ट पर रन टाइम में नई क्षमताएं लपेट सकता हूं, जैसे गिफ्ट रैपिंग। मुझे कोड को फिर से कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, ये सब क्लासिंग का एक बहुत लचीला विकल्प है। अब एक और सिरदर्द है। हमारी साइट पर चेकआउट की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जब कोई ग्राहक ऑर्डर दें बटन दबाता है तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है। इन्वेंट्री अपडेट करो, पेमेंट प्रोसेस करो, शिपिंग लेबल बनाओ, ग्राहक को ईमेल भेजो। मतलब 5-6 अलग-अलग सिस्टम से बात करनी पड़ती है। हाँ, और जो डेवलपर इस फीचर पर काम कर रहा है उसका कोड बहुत गंदा और जटिल हो गया है। मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में हमारे साथ बिल्कुल यही हुआ था, और इसका समाधान है फसाड पैटर्न। फसाद? फसाड का मतलब ही चेहरा या मुखौटा होता है। ये एक जटिल सबसिस्टम के लिए एक सरल एकीकृत इंटरफेस प्रदान करता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो फसाड पैटर्न का मकसद डेवलपर की जिंदगी आसान बनाना है। हम एक चेकआउट फसाड ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें एक ही मेथड होगा, प्लेस ऑर्डर। हाँ, डेवलपर को बस ये एक मेथड कॉल करना है और फसाड पर्दे के पीछे उन सभी 5-6 जटिल सिस्टम से खुद बात कर लेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्लाइंट के लिए चीजों को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि उसे सिस्टम के अंदरूनी कामकाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे बस फसाड से बात करनी है। ये तो हर जटिल सिस्टम में होना चाहिए। अब आते हैं कॉम्पोजिट पैटर्न पर। किताब में कार का उदाहरण है, जिसमें पहिए और इंजन है। हाँ, हमारी साइट पर हम कभी-कभी प्रोडक्ट्स को बंडल में बेचते हैं, जैसे एक वर्क फ्रॉम होम किट जिसमें एक लैपटॉप, एक माउस और एक कीबोर्ड है। ठीक है। समस्या ये है कि हमें एक सिंगल प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट के बंडल दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की जरूरत है, जैसे कुल कीमत निकालना। सही। आप नहीं चाहेंगे कि आपके कोड में हर जगह इफ इज बंडल देन डू दिस एल्स डू दैट लिखा हो। बिल्कुल नहीं। कंपोजिट पैटर्न आपको ऑब्जेक्ट्स को एक पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। यहाँ लैपटॉप एक पत्ती है और वर्क फ्रॉम होम किट एक शाखा है जिसमें कई पत्तियां हैं। अच्छा। इस पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्लाइंट को पत्ती और शाखा के बीच अंतर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दोनों पर गेट प्राइस कॉल कर सकता है और उसे सही कीमत मिल जाएगी। मतलब क्लाइंट कोड बहुत सरल हो जाता है। उसे बस ये पता है कि मेरे पास कुछ बिकने वाली चीज है, चाहे वो एक हो या अनेक का समूह। बिल्कुल। और आखिर में स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में एक है ब्रिज पैटर्न। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये थोड़ा अमूर्त लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत शक्तिशाली है। ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट के एब्स्ट्रैक्शन को, मतलब आप उससे क्या कर सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन से, मतलब वो काम कैसे किया जाता है, अलग कर दो। इसका एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपकी साइट पर एक थीम फीचर है, लाइट मोड और डार्क मोड। ये एब्स्ट्रैक्शन है। ओके। अब ये थीम अलग अलग डिवाइसेस पर लागू हो सकती है, डेस्कटॉप और मोबाइल। ये इम्प्लीमेंटेशन है। ब्रिज पैटर्न आपको इन दोनों को स्वतंत्र रूप से मिलाने की अनुमति देता है। आप एक नया ब्लू मोड थीम जोड़ सकते हैं बिना डेस्कटॉप या मोबाइल कोड को छुए, या आप एक नया टैबलेट डिवाइस सपोर्ट जोड़ सकते हैं बिना किसी थीम को बदले। अच्छा, तो दोनों अपनी अपनी दुनिया में आजादी से विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल। ये एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक पुल बनाता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने आज 10 अलग अलग डिजाइन पैटर्न्स देखे। हमने अपनी काल्पनिक ई-कॉमर्स साइट को बनाने और व्यवस्थित करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि बेहतर, लचीला और रखरखाव में आसान कोड लिखने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। ये हमें पहिया को फिर से आविष्कार करने से बचाते हैं, और ये हमें उस विचार पर वापस लाता है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। कौन सा विचार? हमने देखा कि गैंग ऑफ 4 के ये स्थापित पैटर्न गो में कैसे लागू होते हैं, लेकिन हमने सिंगलटन के मामले में ये भी देखा कि गो के अपने मुहावरे और सिद्धांत भी हैं,
जैसे इंटरफेस, कंपोजिशन और सिंक। वंस को लेकर इसका अपना एक बहुत शक्तिशाली और सरल नजरिया है। तो आप कह रही हैं कि हमेशा इन पैटर्न्स के पीछे भागना सही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि एक डेवलपर के लिए असली सवाल ये नहीं है कि गो में इन पैटर्न्स को कैसे लागू किया जाए, बल्कि ये है कि कब एक सरल, अधिक मुहावरेदार गो समाधान इन क्लासिक पैटर्न से बेहतर हो सकता है। अच्छा। कभी कभी गो का सीधा साधा इंटरफेस या एम्बेडेड स्ट्रक्ट का उपयोग करके आप वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो एक जटिल पैटर्न से मिलता है, और वो कोड ज्यादा पठनीय और गो के दर्शन के अनुरूप होगा। तो असली विशेषज्ञता ये जानने में है कि कब टूल बॉक्स से एक भारी भरकम पैटर्न उठाना है और कब सिर्फ एक साधारण हथौड़े से काम चल जाएगा। आपने इसे पूरी तरह से सारगर्भित कर दिया, और यही हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे मनन कर सकते हैं। अपने अगले प्रोजेक्ट में जब आप किसी डिजाइन समस्या का सामना करें तो इन पैटर्न्स के बारे में जरूर सोचें, लेकिन खुद से ये भी पूछें, क्या इस समस्या को हल करने का कोई और सरल, ज्यादा गोवे तरीका है? और इस सवाल का जवाब ही एक अच्छे डेवलपर को एक महान डेवलपर से अलग करता है। बिल्कुल।